मैं स्टार्ट ओके। पिछली वीडियो में मैंने आपको बंगाल विभाजन, बंगभंग आंदोलन और बंगभंग आंदोलन की किस तरह से प्रोग्रेस हुई उसके बारे में बताया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बंगभंग आंदोलन का महत्व क्या था। भारत की राष्ट्रीय आज़ादी की लड़ाई में बंगभंग आंदोलन का महत्व क्या था। तो बंगभंग आंदोलन की जो सबसे बड़ी देन रही कि ये भारत में अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ पहला अहिंसक जन आंदोलन था। जन आंदोलन उस आंदोलन को आप कहेंगे जिसमें जनता के लगभग सभी वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो बंगभंग आंदोलन की जो बंगभंग आंदोलन की सबसे बड़ी देन, ये सबसे बड़ा जो महत्व है वो ये है कि ये भारत में अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ पहला अहिंसात्मक जन आंदोलन था। कहीं ना कहीं इसी आंदोलन ने बाद में गांधी जी के लिए ज़मीन जो थी वो तैयार की थी। इस आंदोलन के द्वारा पहली बार कांग्रेस इलीट क्लास से बाहर निकल करके आम आदमी, जिसे आप कहते हैं ना मध्यम वर्ग सोसाइटी, उस तक पहुंची। इसी मूवमेंट के द्वारा न केवल कांग्रेस बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो महिलाओं, किसानों और छात्रों के बीच में पहुंचा। महिलाओं और छात्रों ने पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में इस आंदोलन के द्वारा भाग लिया। इसकी सबसे बड़ी खूबी या इसका सबसे बड़ा जो महत्व था वो ये था। लेकिन बंगाल विभाजन के विरोध में हुए इस बंगभंग आंदोलन की कुछ सीमाएँ भी थी। सीमाएँ ये थी कि कुछ इलीट का मतलब समझते हैं कुलीन या ऊंचे घरानों के कुछ इलीट मुसलमानों को छोड़ करके जो आम मुसलमान था इससे अलग रहा। आम किसान जो था वो भी इस आंदोलन से अलग रहा। शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता उभरी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम एकता टूटने लगी। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कर्जन और दूसरा प्रशासनिक अमला था वो मुसलमानों को बरगलाने में कामयाब रहा कि बंगाल का विभाजन आपके हित में है, और अगर कांग्रेस या भारत के दूसरे वर्ग बंगाल के विभाजन का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपका भला नहीं चाहते। धीरे धीरे जो भारत में सांप्रदायिक एकता पनप रही थी उससे हम दूर होने लगे। इसी आंदोलन के समय में कांग्रेस में स्पष्ट रूप से दो धड़े बनने लगे, एक उग्रवादी धड़ा और एक उदारवादी धड़ा। उग्रवादी और उदारवादी गुट के बारे में मैं आपको अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार उसको देखिएगा। उदारवादी आंदोलन के शुरुआत में उसके पक्ष में नहीं थे, आंदोलन आगे तक चलता रहा, फिर भी उदारवादी इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। उग्रवादियों के दबाव में सन 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन का हुआ था, कोई बताएंगे? कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो उग्रवादियों ने दबाव बना करके उदारवादियों को मजबूर कर दिया और कलकत्ता सेशन में स्वदेशी बहिष्कार और स्वराज का जो प्रस्ताव था कांग्रेस ने अपने सेशन में पास कर दिया। यहीं पे आपको मैं बताता चलूँ, क्वेश्चन आता है कि स्वराज की मांग, राष्ट्रीय मांग सबसे पहले कब बनी? ध्यान दीजिएगा, आपको पता है स्वराज शब्द का इस्तेमाल, स्वराज और स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने नारा दिया था स्वराज का, वही तो कहा था उन्होंने कि स्वदेशी सरकार कितनी बुरी क्यों ना हो लेकिन वो विदेशी सरकार से अच्छी है। लेकिन सवाल आता है कि स्वराज राष्ट्रीय मांग कब बनी? तो पहली बार 1906 में कलकत्ता सेशन में कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में स्वराज की मांग को पास किया, इसलिए स्वराज की मांग पहली बार राष्ट्रीय मांग बनी 1906 में कलकत्ता सेशन में। एक बार सवाल ये भी आया था, उसके बाद कई बार आया कि स्वराज को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले किसने मांगा? तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने ही इसका एक प्रस्ताव रखा था। इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि स्वराज को पहली बार राष्ट्रीय मांग के रूप में किसने मांगा, तो दादा भाई नौरोजी ने मांगा। अब 1906 तक आते आते जो उग्रवादी गुट था वो कांग्रेस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था, उदारवादी अप्रासंगिक होने लगे थे। इसी बंगभंग आंदोलन के दौरान उग्रवादी गुट ये कहता था कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में आंदोलन जो है सफल हो रहा है, जनता जाग चुकी है, जनता संघर्ष के लिए तैयार हो चुकी है, इसलिए हमें स्वराज को अब एक राष्ट्रीय मांग के रूप में उठाना चाहिए। और बंगाल विभाजन के विरोध में या बंगभंग आंदोलन में जो स्वदेशी बहिष्कार की कार्रवाई चल रही है उसे हम बंगाल से बाहर पूरे भारत में, पूरे देश में फैलाएं। लेकिन उदारवादी इसके लिए तैयार नहीं थे। उदारवादी किसी हाल में नहीं चाहते थे कि इस समय या ये उचित समय है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल के बाहर भी ले जाया जा सके। ऐसे में उदारवादी और उग्रवादी जो गुट थे उनमें टकराव बढ़ने लगा, जिसका नतीजा सन 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट के रूप में सामने आया। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम अपने मुद्दे पर लौट के आते हैं। बंगभंग आंदोलन का असर क्या था? मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में जो अंग्रेज प्रशासनिक अमला था वो बहुत से मुसलमानों को समझाने में कामयाब रहा कि बंगभंग या बंगाल का जो विभाजन है उनके पक्ष में है, और
अगर कांग्रेस बंगाल विभाजन का विरोध कर रही है तो इसका मतलब कांग्रेस आपका हित नहीं चाहती है। इसमें से एक सबसे चर्चित जो नेता थे उस समय बंगाल के नवाब सलीमुल्लाह खां, बंगाल में ढाका के नवाब, एक्चुअली ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां जो थे वो बंगाल विभाजन के समर्थक थे और उन्होंने बंग भंग आंदोलन का भी विरोध किया था। इसी समय उस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक चांसलर थे डेविड आर्चबर्ग। आपको पता होगा कांग्रेस के ग्रैंडफादर या कांग्रेस के पिता में कौन कहलाते हैं? एव ह्यूम, एलन एक्टिव ह्यूम जो है कांग्रेस के पिता में कहलाते हैं, जानते हैं। उसी तरह से कांग्रेस का पिता में तो डेविड आर्चबर्ग को हम नहीं कहते, कांग्रेस का सॉरी मैं गलत बोल गया, मुस्लिम लीग का पिता में तो हम डेविड आर्चबर्ग को नहीं कहते, मुस्लिम लीग का पिता में या ग्रैंडफादर जो है सलीमुल्लाह खां को कहते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग का दिमाग या मुस्लिम लीग के पीछे जो दिमाग है वो डेविड आर्चबर्ग को कहा जाता है। यहीं पे मैं बताता चलूँ, आप देखिए ना, एक और बंग भंग आंदोलन चल रहा है तो दूसरी ओर अंग्रेज जो है चुपचाप अपनी सरगर्मियों में लगे पड़े हैं कांग्रेस को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए और इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए उन्होंने चुपचाप अपना जो मिशन है वो चला रखा है। डेविड आर्चबोल्ड ने कुछ मुसलमानों को बरगलाना शुरू किया है, समझाना शुरू किया कि कांग्रेस जो है अब केवल और केवल हिंदुओं की सभा हो चुकी है। इसका प्रमाण ये है कि कांग्रेस बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं कर रही है। बंगाल विभाजन आपके भले के लिए हुआ है, कांग्रेस आपका भला नहीं चाहती है। तो कांग्रेस को संतुलित करने के लिए या आम भाषा में कहूँ तो कांग्रेस की टक्कर पे मुसलमानों को भी संगठित होना चाहिए। इसके लिए मुसलमानों को अपनी एक अलग पार्टी बनानी चाहिए। तो नवाब वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां जैसे जो लोग, हकीम अजमल खां जैसे जो लोग थे, डेविड आर्चबोल्ड की इस बातों से सहमत हो गए। डेविड आर्चबोल्ड ने अब व्यवस्था की मुसलमानों के इस प्रतिनिधि मंडल को या डेलीगेशन को वायसराय से मिलाने के लिए। इस समय वायसराय, देखिए लॉर्ड कर्जन तो विभाजन करके चला गया, इस समय तक आते आते अब वायसराय जो हो चुका था हमारे यहाँ लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो फिर पहले हुए, अब ये लॉर्ड मिंटो सेकंड है। तो लॉर्ड मिंटो सेकंड जो था उस समय शिमला में था। तो डेविड आर्चबोल्ड स्वयं अपने साथ मुस्लिमों के एक प्रतिनिधि मंडल को शिमला में लॉर्ड मिंटो सेकंड से मिलवाने ले गया। इस प्रतिनिधि मंडल के नेता थे आगा खां, आपको पता ही होगा। इस प्रतिनिधि मंडल के नेता थे आगा खां। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल डेविड आर्चबोल्ड की सहायता से शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड से मिला। अब यहाँ पर देखें, एक हाथ ले की राजनीति होने लगी। मुसलमानों ने अंग्रेजों को, अब देखिए मुसलमानों का शब्द का मतलब यहाँ पर यह है कि सभी मुसलमान नहीं, यानी कि इस मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने जो बंग भंग आंदोलन के विरोधी थे, बंगाल विभाजन के समर्थक थे, वो कुछ चुनिंदा मुसलमान का मतलब सारे मुसलमान नहीं, ओके। तो मुसलमानों के इस प्रतिनिधि मंडल ने अंग्रेज सरकार को, वायसराय को भरोसा दिया कि हम हमेशा राजभक्त रहेंगे, अंग्रेजों के हमेशा समर्थक रहेंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? बदले में हमें राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार थोड़े ज़्यादा मिलने चाहिए, राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो लॉर्ड मिंटो ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भविष्य में सरकार ऐसी युक्ति कोई लाएगी जिससे आपको राजनीति और प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले। उसी का नतीजा था सन 1909 का माल्य मिंटो एक्ट, जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए लागू किए गए, ठीक है। तो मुस्लिम लीग को बनाने की सरगर्मियाँ यहाँ से चलने लगी। अब इसी बीच एक और मुस्लिम लीग को बनाने की सरगर्मियाँ चल रही थी। दूसरी तरफ बंगाल में छिटपुट लेवल पर शुरुआत में, फिर बड़े लेवल पर हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे होने लगे। इसी बीच 1907 में सूरत में कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, आपको पता है। इसके बारे में कई बात करेंगे विस्तार से, लेकिन हल्का से बता दूं, 1907 में अब झगड़ा जो था न केवल बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल से बाहर पूरे भारत में ले जाने का था, स्वराज की मांग को पूरे भारत में ले जाने का था, एक झगड़ा कांग्रेस पर पकड़ बनाने का भी था। जो उदारवादी गुट था वो अपनी पकड़ किसी हाल नहीं छोड़ना चाह रहा था कांग्रेस पर, और जो उग्रवादी गुट था वो कांग्रेस पर अपनी पकड़ बनाना चाह रहा था। उग्रवादी गुट के नेता थे इस समय बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, कांग्रेस का अपना जो संविधान था उसमें ये व्यवस्था थी कि कांग्रेस का सेशन जिस स्थान पर होगा उस स्थान का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो 1907 में कांग्रेस अध्यक्ष जो दावेदार थे वो बाल गंगाधर तिलक थे और सेशन होना था नागपुर में। बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस की अध्यक्षता से रोकने के लिए सेशन को ट्रांसफर कर दिया गया सूरत में, ताकि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव न लड़ पाए। ऐसे में जब सूरत में सेशन हुआ तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी ओर से कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रत्याशी बनाया लाला लाजपत राय को। उदारवादियों के जो प्रत्याशी थे वो थे रास बिहारी बोस के घोष, रास बिहारी घोष। ध्यान रखना, रास बिहारी बोस बाद में हुए हैं, ये थे रास बिहारी घोष। 1907 में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में जब देखा कि रास बिहारी घोष जीत गए हैं तो
वहीं सम्मेलन में पंडाल में ही इन लोगों के बीच में लाठी डंडे जूते चप्पल चल गए। ये झगड़ा इतना ज़्यादा हुआ कि उस समय सेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष ने कांग्रेस सम्मेलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी और उसके 1-2 दिन बाद उस समय उदारवादी गुट के नेता फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के जो उग्रवादी नेता थे विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे जो नेता थे, इन्हें कांग्रेस से अलग कर दिया। कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। अब कांग्रेस जब 2 हिस्सों में टूट गई तो कांग्रेस अब अंदर से कमजोर होने लगी। आप देखिए ना कितनी कुटिलता से 1906 में मुस्लिम लीग का फाउंडेशन करा दिया, मुस्लिम लीग बनवा दिया अंग्रेजों ने, कांग्रेस को भी 2 हिस्सों में बंटवा दिया और धीरे धीरे इस तरह से दंगों को बढ़ावा दे दिया। तो अब उन्होंने न केवल कांग्रेस को कमजोर कर दिया, हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर कर दिया, कांग्रेस की एकता को कमजोर कर दिया और अल्टीमेटली जो राष्ट्रीय आंदोलन की धारा बह रही थी उस धारा की ढाल को भी बहुत ही मंद कर दिया। तो खैर शुरुआत में यह कह सकते हैं कि जो बड़ी हुई राजनीतिक जागरूकता थी, महिलाओं की, किसानों की, छात्रों की जो भागीदारी थी, यही कह सकते हैं कि पहला जन आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ। ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा हमें अंग्रेजों का जो शोषक चरित्र था वो देखने को मिला। हम लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अहिंसा का जो हथियार था स्वदेशी बहिष्कार वो मिला। ये तो उपलब्धियां थी, लेकिन इस आंदोलन का जो एक स्याह पक्ष रहा वो ये रहा कि भारत में जो एकता उभर रही थी, कांग्रेस में एकता उभर रही थी, कांग्रेस तेजी से एक राष्ट्रीय दल के रूप में उभर रही थी, उससे हम कुछ समय के लिए वंचित हो गए। थैंक यू।